हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए इंटर लॉ की हमारी तैयारी में आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीए का जो मॉक 1 है। हाँ, मॉक 1 और उसका सॉल्यूशन। देखिए, अप्रैल के अंदर सेकंड मॉक होने वाला है। अब तक आप लोगों ने अपना कोर्स बहुत जबरदस्त तरीके से सब कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो आईसीए का मॉक 1 जो है वो भी आ चुका है और उसका सॉल्यूशन जो है वो भी आ चुका है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूं मैं यहाँ पे। तो हम आईसीए का मॉक 1 सॉल्यूशन जो है वो पूरा यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। बहुत सीधा सीधा सा पहला पार्ट आप लोगों को जो दे रखा है, हाँ बच्चे लोगों, वो है डिवीजन ए, जो 30 मार्क्स का है, जो बड़ा ऑब्वियस एमसीक्यू के ऊपर बेस है। और पहला क्वेश्चन हमको यहां दिया है पूरा का पूरा केस बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। Shiv IT Solutions is a company engaged in the business of providing customized software on its client. These software are usually related to the employees attendance, leave management, salary, tax calculation, preparation, ये सब इन्होंने दे रखा है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ देखने को मिल रही है। तो पहले एक बार हमेशा की तरह मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चेक कर लेता हूं कि क्या पता डायरेक्ट आंसर अपने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे, द कंपनी कैन क्रिएट चार्ज in favor of the lender on the assets, बराबर, which are, यानी कंपनी जो है वो किस तरह की एसेट्स के ऊपर चार्ज कर सकती है, वो इन्होंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। और मेरे हिसाब से अगर यहां से नहीं भी पढ़े तो ये पॉइंट तो पढ़ते ही है कि चार्ज जो होगा वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होगा। और वो एसेट फिर इंडिया में सिचुएटेड हो या इंडिया के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईटी कंपनियों ने ऐसा कुछ पढ़ा है। तो पहले नंबर पे इन्होंने लिखा टेंजिबल एसेट तो सही है, लेकिन इंडिया ओनली नहीं, इनटेंजिबल के ऊपर तो वैसे भी चार्ज नहीं होता है। ये चार्ज वाले चैप्टर में भी अपन बहुत क्लियर कट पढ़ लेते हैं। और कहीं कहीं पे ये पॉइंट अपने को और भी किधर दे रखा है कि यार जो होगा वो रूल्स के अंदर भी दे रखा है, बराबर, डिपॉजिट के जो रूल्स है उनके अंदर भी दे रखा है। तो एसेट दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज आर सिचुएटेड इन इंडिया और ब्रुसेल के अंदर, बेल्जियम के अंदर, मीन्स अपने को सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक दिख रहा है कि भाई टेंजिबल एसेट, बराबर, एसेट्स दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज एंड सिचुएटेड इन इंडिया, बराबर से, और बाहर भी अगर कहीं पे है तो ये परमिसिबल रहेगा, इसके ऊपर हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इट मींस इसका सी ऑप्शन जो है वो अपने को बिल्कुल सही लगता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, क्योंकि वो सिचुएटेड इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए जी, देन उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर द कंपनी फेल्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, whether the Best Bank Limited in whose favor the charge was to be created and can move the application for creation of charge। ठीक है भाई, कंपनी ने बैंक से लोन लिया और कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, तो ठीक है ना, बेस्ट बैंक भी करवा सकती है। तो पहला, नो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोरोवर कंपनी है, जरूरी नहीं है। If the company do not get the charge registered in favor of lender, the lender suo motu cannot move application। जी नहीं, करवा सकता है। बोरोवर कंपनी को यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। यस, द लेंडर कंपनी, मतलब जिसने पैसा दिया, बेस्ट बैंक लिमिटेड, वो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दे सकता है। इफ द बोरोवर डू नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग, यानी कि ये ऑप्शन अपना एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल सही इसके अंदर जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, ठीक है। तो वहां एग्जाम के अंदर आप डिसाइड करिएगा, एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि डायरेक्ट आंसर अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वहीं से आपने को कर लेना चाहिए, अपना थोड़ा टाइमिंग जो है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते, हाँ, प्रथम लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू स्पेंड 40 लाख ऑन प्रोजेक्ट ऑफ सीएसआर। एवरेज प्रॉफिट जो है वो उनका 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का अगर एवरेज प्रॉफिट निकला है तो हम लोग जानते हैं कि कितना पैसा खर्च करना होता है भाई, 2% के बराबर अपना होता है ना पैसा खर्च करने का, कम से कम सीएसआर पे। बट ड्यू टू सम रीजन कंपनी वाज एबल टू स्पेंड ओनली 30 लाख। नाउ व्हाट विल बी द ऑप्शन ऑफ कंपनी रेस्ट 10 लाख। तो ठीक है ना भाई, 20 लाख रुपया खर्च करना था, 40 लाख का सोच रही है, 30 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुकी है, तो बढ़िया बात है, टेंशन क्या है। पैनल प्रोविजन लग जाएगा, नो पैनल प्रोविजन, बट आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा 10 लाख क्यों नहीं खर्च किया। लेकिन जितना जरूरत था उससे ज्यादा ही खर्च किया है ना भैया, 30 भी किया तो ज्यादा ही किया है, अच्छा 40 की नहीं, वो तो आप मैक्सिमम की तो लिमिट है ही नहीं, इसलिए कंपनी का केस में कोई पैनल प्रोविजन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, थर्ड का, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते, आंसर दे रखे हैं, अभी अपन चेक भी कर लेंगे। द कंपनी एक्स प्लान टू कवर इज स्किल एज वेल एज सेमी स्किल वर्कर ऑफ हिज यूनिट अंडर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है भाई, फॉर विच द कंपनी एक्स विल बियर द एक्सपेंसेस, विल दिस एक्सपेंडिचर टू बी परमिसिबल अंडर सीएसआर एक्टिविटी एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अपने एम्प्लॉयज के लिए पैसा खर्च करना कभी भी सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये परमिसिबल नहीं होता है। तो परमिसिबल नहीं वाला पॉइंट अपने को डी के अंदर दिखता है।
सच एक्सपेंडिचर इज नॉट परमिसिबल अंडर एलिजिबल CSR एक्टिविटीज, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली हो गया करेक्ट। Which among the following companies is not required to provide its member the facility to exercise right to vote? अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो तरीका है वो एक तो लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। इसका सेम क्वेश्चन पहले भी किधर पे कर चुके हैं हम लोग। तो बी लिमिटेड जिसका इक्विटी शेयर जो है वो लिस्टेड है तो उनको तो देना पड़ेगा फैसिलिटी। ए लिमिटेड हुज इक्विटी शेयर ओनली शेयर ऑफ द कंपनीज हैविंग, अच्छा खाली इक्विटी शेयर है और वो बकायदा लिस्टेड है तो ये भी लिस्टेड कंपनी हो गई और इसको भी बट ऑब्वियस है फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सी लिमिटेड जिसके प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है लेकिन इसके पास है दोनों ही भैया, इक्विटी को लिस्टेड नहीं करवाया तो मतलब अनलिस्टेड कंपनी हो गई है तो इसको ये फैसिलिटी देने का जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। डी में लिखा है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही लिस्टेड है तो देना ही है आपको। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जहां इनको आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसिलिटी देने का जरूरत नहीं है। क्या बात है, CSR में भरपूर क्वेश्चन दे दिए थे। CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड, CSR कमिटी में कितने लोग होंगे भाई? 3, जिनमें से एक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। सीधा पॉइंट था तो 3 और मोर आउट ऑफ 1 शैल बी इंडिपेंडेंट। बगैर पढ़े बी ऑप्शन अपने को साफ पता लग ही रहा है। न्यू लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 22 और कंपनीज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर आपको बताना है सीधा फॉलोइंग ईयर यानी कि 31 मार्च 23। सीधा आंसर बच्चों, सी नंबर एकदम करेक्ट है। आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। एसोसिएट कंपनी, इतना पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आपके पास में होना चाहिए, अपने को पता है, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्ट कर लिया। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बी ऑप्शन साफ दिख रहा है। विक्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है जनवरी 15 में। हाउ मच एक्सपेंडिचर कंपनी खर्च करेगी CSR पर? अरे भाई CSR पे कितना क्वेश्चन है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 2% आपको खर्च करना है। वो कहां दिख रहा है अभी देख लो, ठीक है। हाँ, प्रेसिडिंग 3 ईयर मुझे 2 जगह में दिख रहे हैं, बी के अंदर और डी के अंदर, और 2% खर्च करना है ये दिख रहा है सिर्फ बी के अंदर। तो 10th का बी नंबर जो है वो एब्सोल्युटली अपने को करेक्ट दिखता है। नेक्स्ट पे आते। हाँ, बर्थडे कार्ड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट मिश्रा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर ऑडिटर। लिस्टेड कंपनी 139(2) लगेगी तो आप बिल्कुल उनको 5 कंसेक्यूटिव ईयर के 2 टर्म तक अपॉइंट कर सकते हो इसके अंदर। तो 3-4 इयर्स का तो चक्कर ही नहीं है बराबर से। तो जब आप इस तरह से अपने ऑडिटर अपॉइंट कर रही है कंपनी तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकती है। तो मींस डी ऑप्शन हमारा 11th का एकदम सही जगह। अब किसी को लगे सर फर्स्ट ऑडिटर है या नहीं, बेटा फर्स्ट ऑडिटर अगर होता भी है तो फिर तो भी तो कोई आंसर सही नहीं होता। 1 ईयर में नहीं बोलते हम, फिर फर्स्ट AGM बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए अपने को यही मान के चलना है कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है, उसी हिसाब से हम आंसर भी अपना देने वाले हैं। Which of the following is a prohibited services to be rendered? कौन सी सर्विस एक ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है? सेक्शन 144 पहला ही दिख गया अपने को, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बाकी रिपोर्ट देना, कंप्लायंस करना है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर वाले में करना, वो सब तो है ही है। Which among of the following will not be considered as a foreign instrument? इनमें से कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी थोड़ा सा घुमाने वाला था। बिल ड्रॉन ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया बट पेबल इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये तो फॉरेन बिल है। बिल ड्रॉन ऑन ए पर्सन जो आउटसाइड इंडिया लेकिन पेबल भी आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये भी फॉरेन बिल लग रहा है। रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया बट नॉट पेबल इन बट पेबल इन इंडिया है, तो ये भी फॉरेन बिल की तरह ही लग रहा है। बिल ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो लिस्ट हमको फॉरेन बिल्स की दे रखी है उसमें तो चारों ही पॉइंट कवर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा अभी कि ऐसे ने इसका क्या आंसर दिया। पिछली बार वाले पेपर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था फॉरेन बिल वाला, और इन्होंने पूछा नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फॉरेन बिल। सबसे बड़ी बात इसमें कहीं ये नहीं दे रख के रखते हैं ये कि आखिर ये बिल जो है वो ड्रॉ हुआ कहाँ है भाई, इन इंडिया है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिससे कुछ आइडिया लगे। वो कुछ भी नहीं दिया है। चलो इसको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर या तो बी हो सकता है शायद, लेकिन बी के भी चांसेस कम है क्योंकि नॉट बी कंसीडर्ड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा बंदा जो रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, पेबल भी बिल आउटसाइड ऑफ इंडिया है, 2 आउटसाइड ऑफ इंडिया दिख रहे हैं, तो चांसेस तो इसके भी फॉरेन बिल के ही हैं। और स्टडी मैट ने बहुत बढ़िया सा एक नई बुक के अंदर चार्ट बना के दिया है कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, और उसमें चारों पॉइंट दिख रहे हैं। कौन सा नहीं है ऐसा कुछ चांसेस इसमें लग तो नहीं रहे। तो देखते हैं, इसका आंसर चेक करेंगे। सब्स्टिट्यूट एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है वो बट ऑब्वियस एजेंट के बिहाफ पे काम करता है, हम लोग को अच्छी तरह से पता है बराबर।
बोलो जी नहीं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर सब एजेंट होता तो वो काम करता एजेंट के बिहाफ पे, लेकिन सब्स्टिट्यूट वो है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है वो गुड्स को रिटेन करने का राइट जरूर रखता है, लेकिन उसको केसवेस करने का जो राइट है वो लॉ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। उसका जो खर्चा वर्चा हुआ ना उसके लिए केस नहीं। तो 15 के अंदर हमको कई सारे ऑप्शन दे रखे, कैनॉट स्यू एंड ऑल्सो कैनॉट रिटेन। रिटेन तो करेगा, कैन स्यू बट रिटेन, रिटेन का राइट तो पक्का है। तो डी ऑप्शन ज्यादा ठीक लगता है, सबको लग सकता है, लेकिन सी ऑप्शन सही है बच्चे लोगों। केस नहीं करेगा, लेकिन गुड्स को तब तक रिटेन कर सकता है जब तक जो भी उसका एक्सपेंडिचर अपन ने जो पढ़ा बिलमेंट में उसको नहीं मिल जाए। 16वां क्वेश्चन, एक्स शेयर होल्डर ऑफ कंपनी लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट, ही अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट। कंपनी उसको एग्री करती है सेम देने के लिए, और साथ में है एक्स विल कंपनसेट द कंपनी अगेंस्ट द लॉसेस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, भाई इंडेमिनिटी बॉन्ड भर के अपने को भेजना पड़ता है। यूं भी कंपनीज एक्ट में आप लोग ये पढ़ के आए हो। एज पर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल वर्ड का मतलब जो है वो टेक्निकली ही दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो प्रैक्टिस वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना, ये अगर टेक्निकल मीनिंग है तो बट ऑब्वियस है आपको मीनिंग भी क्या देना पड़ेगा, उसका टेक्निकल ही देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट कहता है क्लॉज दैट बिगिन विद द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। बच्चे लोगों स्टडी मैट में भी दे रखा है। कई लोगों को लग सकता है कि सर ये सुपीरियर क्लॉज है, एक्चुअल के अंदर ये नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज हो गया, मतलब जो सुपीरियर की तरह ही है। तो जो लॉ में वर्ड हमारा जो यूज हो रखा है यहाँ पे वो बी ऑप्शन जो है उसको दिखाता है। तो बी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है, ध्यान में रखेंगे। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो भी फिक्स क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर अपने को पता ही है बाकी सब इंटरनल ऐड हो गया, प्रीएम्बल, मार्जिन लोड, प्रोविजो एक यूजेज ही है जो बाहर है। तो ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है अब कि यूं ही पता लग रहा है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, ऑल सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। वर्ड इंपोर्टिंग द, अगर मैस्कुलाइन जेंडर की बात हो रही है तो फीमेल भी उसके अंदर इंक्लूड है बच्चों। मेल इंक्लूड्स फीमेल वाला पॉइंट अपन जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो 20th का सी नंबर ऑप्शन जो है इंक्लूड फीमेल्स एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। आखिरी क्वेश्चन इसका कहता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड कैन नॉट बी क्लियरिफाई आइडेंटिफाई अदर। पता नहीं लग रहा है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रमोटरी नोट है, तो बट ऑब्वियस है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट होता है ये, तो बिल्स अपन पढ़ते हैं नेगोशिएबल के अंदर, तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए भी हमारे पास में। हमारा चक्कर जो था, बाकी सारे आंसर्स आप लोग चेक करिएगा, दे रखा है आपको। मैं आपको 13 के आंसर पर लेकर के चलता हूं कि यार ये 13 वाले का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा पंगे वाला आंसर लगता है 13। सॉल्यूशंस आईसीए ने दे रखे हैं, और 13 पे अगर चला जाए तो 13 का बी नंबर ऑप्शन इन्होंने दिया है भाई, बी नंबर ऑप्शन। 13 वाला क्वेश्चन अपना वो था जो आपको मैंने कहा था अभी कि 13 का बी ऑप्शन नॉट कंसीडर्ड जो है, बीबी लिस्ट के हिसाब से रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है और पेबल भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, लेकिन ड्रॉ कहां हुआ है इस बारे में कुछ नहीं है। ये बिल भी होना तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अच्छा नॉट बी कंसीडर्ड एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की तरह होगा, यस नॉट बी कंसीडर्ड। अच्छा हाँ, कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, पर ये तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है बराबर। आउटसाइड ऑफ इंडिया हो और पेबल भी आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, तो ये सब तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। कौन सा नहीं आता है पूछा है अपने को, तो आईसीई के हिसाब से तो भाई बी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट जा रहा है भाई। आईसीई कहता है बी ऑप्शन करेक्ट है, तो देखेंगे इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। बाकी बी ऑप्शन आईसीई के हिसाब से इसका है करेक्ट। चलिए डिटेल क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के आता हूं मैं। डिटेल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अपने को देके रखा हुआ है, फर्स्ट का ए पार्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टैम्प लिमिटेड लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर चटर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट्स फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बढ़िया है, बोर्ड ने अपॉइंट किया है, लिस्टेड कंपनी है, और होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के अंदर मिस्टर चटर्जी रीअपॉइंट होते हैं, और वो फर्स्ट एजीएम से लगा के 6th एजीएम तक काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो मींस अपने को 139(6) में अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटमेंट तो सही है, और वापस 5 साल के लिए अपॉइंट किया है इनको 6th एजीएम तक, वो भी ठीक लग रहा है। क्या कहते हैं भाई, लिस्टेड कंपनी है तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए तो आ ही सकता है ना एजीएम, 5 ईयर्स के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर चटर्जी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको वैलिडिटी बतानी है, तो बिल्कुल सही है।
और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर चटर्जी एट द फर्स्ट एजीएम बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तक जो आपने काम किया वो एज ए फर्स्ट ऑडिटर किया है, वो आपकी जो लिस्टेड कंपनी की 2 टर्म्स होती है ना 5-5 साल की, उसमें वो वैसे भी काउंट नहीं होता है। तो ये अपॉइंटमेंट जो इनका किया गया वो भी एब्सोल्युटली वैलिड अपॉइंटमेंट जाने वाला है। तो सेक्शन 139 के हिसाब से हम आंसर देंगे और दोनों ही चीजें वैलिड जानी चाहिए। आंसर हम लोग चेक भी कर लेंगे, वैलिड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, बहुत फटाफट से हम लोग कर रहे हैं बच्चों को, सिर्फ आइडिया ले लो कि भाई क्या कहां से आ रहा है और हम कर सकते कि नहीं कर सकते। ब्रिजेश लिमिटेड इज अ कंपनी जहां पे ऋषिकेश लिमिटेड के पास में 60% का पेड अप शेयर कैपिटल है। बोले तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन अपने को दिख रहा है। ये कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी हो चुकी है और ये कंपनी दूसरी वाली हमारी सब्सिडरी हो गई। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ जो ऋषिकेश लिमिटेड है मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बनाया और अपने 10% शेयर उनको डोनेट कर। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया सेक्शन 19 का। ऐसा क्वेश्चन तो भरपूर किया है, किधर में था पुराना आरटीपी वाटीपी में, ठीक है। और उसने सब्सिडरी कंपनी को एज अ ट्रस्टी बना दिया। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी की मेंबर नहीं बन सकती है, सेक्शन 19 का क्वेश्चन है, लेकिन एज अ ट्रस्टी अगर बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकती है और ये एज अ ट्रस्टी बन रही है तो बिल्कुल बनेगी। ऑल द एसेट ऑफ द ट्रस्ट जो है वो सब्सिडरी कंपनी हेल्ड कर रही है, तो बिल्कुल इस तरीके से बन सकती है। एक सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। वो वाला पूरा क्वेश्चन अपने को आंसर में देना है, सेक्शन 19 से आंसर भी आपको दिखा भी दूंगा मैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। मासूम owns a residential property at कैलाश कॉलोनी दिल्ली। मासूम has given residential property on rent, 50,000 का रेंट दिया है और परमन टू कमल को दे दिया है। पंकज ने एक श्योरिटी लिया है, ओके। तो डेटर क्रेडिटर या लैंडलॉर्ड टेनेंट और पंकज हमारा श्योरिटी हो गया, किराए के लिए उसने गारंटी ली है। सब्सिक्वेंटली बिना पंकज की कंसेंट के बदमाशी किया होगा, वही जो हमेशा होता है, रेट वेट बढ़ा दिया लगता है, कम कर दिया लगता है, एग्री टू पे हायर रेंट। सेक्शन 133 बच्चे लोगों याद रखिएगा, 133 के अंदर सीधा मैटर है, अगर कोई भी वेरिएंस होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी तो फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए वो फ्री हो जाएगा। आफ्टर फ्यू मंथ कमल जो है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने के अंदर। तो 133 के हिसाब से हमारे जो पंकज भाई हैं श्योरिटी वो लायबिलिटी से हो जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। पहले का आखिरी क्वेश्चन है, ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1 लाख एक्स एक्सेप्टेंस टू बिल इज फॉर्जरी। फॉर्जरी आ गई भाई, फॉर्जरी निल, जीरो। ए ने वो बिल ले लिया कस्टमर से वैल्यू और गुड फेथ में, पैसा वैसा दे करके। क्या एचडीसी, देखो सेक्शन 9 कहता है एचडीसी वो है जो होल्डर भी है, जो गुड फेथ में ले रहा है, जो पेमेंट करके ले रहा है और जो मैच्योरिटी से पहले ले रहा है। लेकिन फॉर्जरी अगर किसी बिल पे है तो डिफेक्टिव नहीं, जीरो टाइटल होते हैं और वो एचडीसी को भी नहीं मिलेंगे, तो सेक्शन 9 का रेफरेंस देकर के आंसर दे देंगे। क्या ये पैसा एक्स से रिकवर कर पाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे एचडीसी वाले पावर मिलने वाले नहीं है। बराबर बात समझ में आया आप लोग को? देखो आपको मैं आंसर दिखा देता हूं, ये देखिएगा आंसर सब आपको दे रखे हैं। पहला मैंने आपको कहा था 139(6) को समझाइए, 139(1) हमने समझा दिया। जो फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात थी वो 139(6) में, सब्सिक्वेंट 139(1) में। 2 में हमने समझा दिया लिस्टेड कंपनी 5 कंसेक्यूटिव ईयर, तो बिल्कुल पहला आंसर है अपॉइंटमेंट इज वैलिड। सेकंड वाला भी एब्सोल्युटली वैलिड 6th एजीएम तक, और इंडिविजुअल बंदा है तो अपॉइंट हो सकता है, ध्यान में रखना है। दूसरा आंसर मैंने आपको सेक्शन 19 का रेफरेंस देने को बोला, 3 पॉइंट बताना, एज ए लीगल हेयर, एज ए ट्रस्टी, और पहले से आप बने हुए हैं तो एब्सोल्युटली अलाउड रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल वो शेयर हेल्ड कर सकता है। कंक्लूड कर दिया इन्होंने, आप लोग देखेंगे मेरे साथ में, फिर वो फाइनल आंसर में इन्होंने लिख दिया कि यस होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। सी आंसर 133 बच्चों, पहले ही कह चुका हूं आपको मैं 133, और सीधा सा हो गया इंस्टेंट केस के अंदर। यहां पे पंकज भाई लाइब्रेरी से फ्री रहेंगे क्योंकि आपने बगैर उनकी कंसेंट के चेंजेस कर दिए। डी नंबर सेक्शन 9 एचडीसी की बात करता है। पूरा एचडीसी पहले समझा दो यहां तक, फिर ये समझा दो कि यहां पे एचडीसी आप बनते हो, लेकिन जहां सिग्नेचर फॉर्जरी है वो निल होता है, और इवन एचडीसी को भी उसके अंदर कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है बराबर से। तो ए होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो यहां पे उसको प्रोटेक्शन मिलने वाला है नहीं। डिफेक्ट ऑफ टाइटल में मिलता है, लेकिन यहां टाइटल ही जीरो है, तो ही डिराइव्स नो टाइटल, इस वजह से कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन द बिल, कुछ भी पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए था। तो बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। समझे बात को मेरी, है ना। फटाफट मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा वैल्यू मिल सके। भाई अपना तो मेन पर्पस ही वही है कि कम टाइम में आप लोगों को बढ़िया चीजें जो है वो करने को मिल सके। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आजा भाई सेकंड क्वेश्चन।
Happy Limited receive a proxy form 54 hours before the time fixed for the start of the meeting. Section 105 proxy 48 घंटे पहले proxy form आना चाहिए और 54 घंटा पहले इनके पास में आ गया, 48 hours before आना चाहिए, 54 hours before आ गया, लेकिन कंपनी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि आर्टिकल्स कहते हैं कि 60 घंटे पहले आना चाहिए। ऐसी की तैसी आर्टिकल्स की भाई ऐसा आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में थोड़ी जा सकते हो। सेक्शन 6 भी कहता है जब तक कंपनीज एक्ट खुद ना कह दे। डिफाइंड प्रॉक्सी डेफिनेशन पूछ लिया बच्चे लोगों को, 105 में डेफिनेशन समझा देना। और क्या यहां प्रॉक्सी होल्डर कंपेल कर सकता है कंपनी को टू एडमिट द प्रॉक्सी? 100% कर सकता है भाई। 48 आवर्स बिफोर डिपॉजिट का प्रोविजन है जिसको कंपनी बढ़ा करके 60 आवर्स नहीं कर सकती है, ठीक है ना। और इसने 54 आवर्स किया तो एब्सोल्युटली वैलिड है, आप फोर्स कर सकते हो, अभी अपन पढ़ भी लेंगे। सेकेंड बात, explain the following as per provision of the Companies Act. Who will sign the board report? Section 134. बोर्ड रिपोर्ट पे साइन करने का काम या तो चेयरमैन करेगा बोर्ड का, नहीं तो 2 डायरेक्टर, 1 मस्ट बी एमडी होना चाहिए। और अगर एक ही डायरेक्टर है ओपीसी टाइप में तो एक ही जना कर देगा, एक डायरेक्टर करेगा, बढ़िया। तो वहां से आंसर इसका आ जाएगा 134 से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना है, अगर एजीएम हेल्ड ही नहीं हुई तो 137 अपना इसके ऊपर लग जाता है बच्चे लोगों। और बहुत क्लियर कहता है 137 की अगर एजीएम नहीं हेल्ड हुई तो जब होनी चाहिए थी एजीएम, जब भी ऑट टू हैव बीन हेल्ड थी तो जिस डेट पे होनी चाहिए थी। और रूल अपने को पता ही है, लास्ट एजीएम से 15 मंथ्स या 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी अर्लियर हो, वहां से आपको 30 डेज के अंदर जो है वो सबमिट कर देनी चाहिए थी, अनअडॉप्टेड वाली दे देनी चाहिए थी। वो अपना जो पॉइंट है वो इसके अंदर लगने वाला है 137 वाला। उसमें 2 पार्ट थे, एक तो था कि मीटिंग हुई लेकिन अडॉप्ट नहीं हुई, और एक मीटिंग ही नहीं हुई, जब होनी चाहिए थी वहां से 30 दिन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करने चाहिए थे, बराबर। तो वहां से लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों लोगों, सी के ऊपर, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग बेलमेंट है कि नहीं। सेक्शन 148 बेलमेंट है कि नहीं। गोलू ने पार्क किया अपना कार पार्किंग लॉट में, लॉक किया, चाबी खुद के पास। कितना बार क्लास में तुमको एग्जांपल दिया मैंने कि चाबी अपने पास रख रहे हो, ये बेलमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपने कस्टडी तो उनको दे दिया लेकिन पोजीशन आपके पास में है, कीज आपने अपने पास रख ली, तो दिस इज नो बेलमेंट भाई, बेलमेंट नहीं है, देयर इज नो बेलमेंट। सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम ऑथोरिटीज गुड्स को सीज कर रही है, कस्टडी भी ले जा रही है और पोजीशन भी लेके जा रही है, तो 100% यस ये बेलमेंट जाएगा। 148 वाला सेक्शन लगने वाला है, ध्यान रखेंगे, खत्म। What are the parties of प्रमोजरी नोट बच्चों? सेक्शन 4-5 पूछ लिया आपने। ये 2 प्रमोजरी नोट में 2 पार्टीज होती है, मेकर हो गया और एक पेई हो गया, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉ पेई हो गया। एक लाइन सबका समझा दीजिए, खत्म हो जाएगा अपना आंसर, बराबर। तो आपको आंसर दिखा दूं एक बार, मैं यहां से देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं भाई हम सही तो जा रहे हैं। देखिए सेकंड का ये मैंने आपको कहा था 105 प्रॉक्सी का मीनिंग समझा, और फाइनल आंसर बच्चे चेक कर लो, बिल्कुल 48 आवर्स पहले जाना चाहिए, तो वैलिड है और इसीलिए प्रॉक्सी यहां पे फोर्स कर सकता है कि एक्सेप्ट किया जाए। साइनिंग ऑन द बोर्ड रिपोर्ट में आपको कह चुका था 134 के हिसाब से आंसर गया है। चेयरमैन करेगा कंपनी का, नहीं तो डायरेक्टर, 1 मस्ट बी एमडी और एक ही डायरेक्टर तो एक कर देगा। 137(2) के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एजीएम नहीं होल्ड हुई तो जब होनी चाहिए थी वहां से 30 डेज के अंदर ये आरओसी को सबमिट कर देंगे, अपन ध्यान में रखना था। 148 बेलमेंट का पार्ट हो गया, जहां सिर्फ कस्टडी देने से काम नहीं चलेगा, पोजीशन भी होगा, तो पहला वाला बेलमेंट नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में दोनों चीजें गई है इसलिए वो बेलमेंट है, सिंपल। डी में इन्होंने बहुत मस्त आंसर दिया बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है और सोचो कि सिर्फ नाम लिख दिए इन्होंने पार्टीज के, भाई साहब हम रिस्क नहीं लेंगे भाई, ऐसी का भरोसा नहीं है, हम थोड़ा सा एक लाइन इनका मीनिंग समझा करके आना आप लोग, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन्होंने तो आरटीपी के अंदर तो खाली नाम लिख करके छोड़ दिए हैं, वहां शायद पूछा गया है व्हाट आर द पार्टीज, तो आंसर में तो खाली नाम ही लिखे हैं। मेरा सजेशन है कि एक लाइन में इनका मीनिंग भी समझा देना भाई, पता लगे नाम ही लिख के और अपने को नंबर ही नहीं दिए, पंगा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पी डेवलपर्स लिमिटेड ओन टू सुनील, अरे ये तो सुनील वाला क्वेश्चन है यार, अपने बुक में भी है सारी, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है आई थिंक। शिल्पी डेवलपर्स जो है वो सुनील से 10,000 रुपया लिया। हाँ, जब इनका डेप्ट टेबल हो गया तो कंपनी इनको ऑफर करती है 100 शेयर ले लो, 100 रुपए का एक है, और फुल सेटलमेंट ऑफ द डेप्ट के बदले शेयर देना, मतलब 62(1)(c) का क्वेश्चन है बच्चों, याद आया कुछ, राइट? शेयर का जो पार्ट है अपना, जब भी कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करेगी और इस तरह लोन के बदले में देना चाह रही है तो कर सकती है कंपनी प्रेफरेंशियल वाला एसआर पास करके। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अलॉटमेंट इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बिल्कुल एसआर वैसआर पास किया रहेगा तो आप कर सकते हो, ऐसा मना नहीं है ना।
अगला क्वेश्चन कहता है बिल्कुल 62(1)(c) अपनी बुक के अंदर आई थिंक अपने वाले नोट्स में पहला क्वेश्चन ही जो है वो ये दे रखा है और बहुत सारी फैकल्टीज की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा और इसी सुनील के नाम से ही मिलेगा। कंपनी का नाम वेदर चेंज होगा लेकिन ये सुनील के नाम से ही मिलेगा, तो देखिएगा बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एंजल्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30th May 22 डिक्लेयर अ डिविडेंड। अरे ये भी स्टडी मेट का क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है। 30% डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, बोयोडीज ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया है। हाउएवर कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किए हैं, 25 जुलाई तक चले गए हैं। हाँ 30 दिन के अंदर जाने चाहिए होते हैं, आप लोग जानते हो। 127, 124 भी कहता है, 127 के अंदर भी पेनल्टी है। मिस्टर ए फाइल सूट अगेंस्ट द कंपनी और ये भाई साहब 20% इंटरेस्ट मांग रहे हैं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन 127 की पेनल्टी वाला, और 20% तो नहीं मिलेगा, 18% आपको जरूर मिलेगा और आप सक्सीड कर जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो 127, 124 का रेफरेंस दे देना भले, 127 पे अपना आंसर चला जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और आपको स्टडी मेट में न किधर पुरानी आर्टिकल्स में मिल भी जाएगा। प्रमोजरी नोट वॉज मेड विदाउट मेंशनिंग टाइम। प्रमोजरी नोट बनाया लेकिन पेमेंट का टाइम नहीं लिखा। होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टाइम नहीं लिखा उसने, ऑन डिमांड लिख दिया। वेदर क्या इसको मटीरियल ऑल्ट्रेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा भाई, ये तो एक जनरल ऑल्ट्रेशन है। मटीरियल ऑल्ट्रेशन जहां आप टाइमिंग चेंज कर देते हो, प्लेस चेंज कर देते हो, अमाउंट चेंज कर देते हो, लेकिन जब टाइम कुछ भी नहीं लिखा है और आपने आगे ऑन डिमांड लिख दिया, वो अपने पढ़ा था ना, जहां चेक क्रॉस नहीं, आपने 2 लाइंस खींच दी, लाइंस के बीच में स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया, तो ये सब तो वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड जाने वाला ये भी बराबर। फिर लास्ट क्वेश्चन, अरे भाई इतना बड़ा। विराज डायरेक्टर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग पर्सनली कंसर्न और इंटरेस्टेड फाइनेंशियली और अदरवाइज इन अ मैटर ऑफ अ प्रपोज्ड मोशन प्लेस बिफोर द बोर्ड मीटिंग। विराज एक डायरेक्टर है और बोर्ड मीटिंग में एक प्रपोजल रखा जा रहा है जिसमें उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट ऑल्दो ही हैज नॉलेज दैट हिज सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन प्रपोजल। उसकी बहन का प्रपोजल में इंटरेस्ट है। He restrained from making any disclosure of his interest. वो डिस्क्लोज नहीं करता है अपने इंटरेस्ट को। प्रेजम्पशन ये लेता है कि is not required by law to disclose any interest as he is not personally interested in the concerned proposal. He made this presumption relying on literal interpretation को कंपनीज एक्ट के साथ जोड़ दिया भैया। लिटरल मतलब जो लिखा हुआ है उसका वोकैबुलरी मीनिंग आपको देना है। एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर दिस रूल इन द गिवन सिचुएशन। क्या विराज यहाँ पे करेक्ट है? क्या बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये आईसीए ने भैया लॉ वाला क्वेश्चन पूछ लिया, सीए वाला नहीं है, तो लॉ वाला क्वेश्चन है। इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन है कि नहीं बच्चों? तो पहले आंसर में लिटरल इंटरप्रिटेशन को समझाना है। अभी अपन आंसर देख भी लेंगे कि इन्होंने क्या लिया रहेगा। हाँ वैसे तो ये बोर्ड मीटिंग है, लेकिन कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन काम करता है बच्चों 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हालांकि वो जनरल मीटिंग के लिए है, लेकिन बात वही है, बीओडीज की मीटिंग में भी होगा। अगर डायरेक्टर का किसी तरह का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी है, देखो समझना, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपन एक इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिटरल किया, लेकिन अपन एक और करते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। उसमें हम देखते हैं लॉ बनाने का पर्पस क्या है। तो यहां पे डिस्क्लोज करने का पर्पस ये होता है कि अगर कोई डायरेक्टर का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज हो जाए, हम लोगों को पता लग जाए। अब आपका डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन सिस्टर का इंटरेस्ट तो है। तो वही जो अपन पढ़ते हैं ना ऑडिट में, इंडिपेंडेंस पे डाउट तो क्रिएट होगा। यहां पे भी आपकी जो कह सकते हैं इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर डाउट तो क्रिएट होगा कि यार आपकी बहन का इंटरेस्ट था और आपने नहीं डिस्क्लोज किया। तो भले ही लिटरली कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि लॉ का पर्पस कंप्लीट करना है, तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन मानते हुए थोड़ा सा वाइड इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा और यहां पे डिस्क्लोज करना चाहिए। तो विराज को हम सजेस्ट करेंगे कि इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अभी अपन आंसर देख लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है वो आईसी ने पूछा है। लॉ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, लॉ के पेपर्स में जो क्वेश्चन आता है उस तरह का देखिएगा। हाँ आपको मैंने कह दिया था 62(1)(c) के हिसाब से जाएगा बच्चों आंसर। ये बुक में दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक में एकदम क्लियर कट दे रखा है। इसको हम मानते हैं कि आप अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो और लोन के बदले शेयर्स दे रहे हो, तो आपको 1C वाली क्वालिटीज पूरी करनी पड़ेगी। ये देखो एसआर वैसार पास करना पड़ेगा आपको, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर से बकायदा वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, अदर कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, फिर ही आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, अगला 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैंने आपको बोल ही दिया था। 127 के हिसाब से 30 दिन के अंदर वो देना चाहिए था, नहीं तो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में ये पेनल्टी प्रोविजन लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 नहीं मिलेगा, 18% मिलेगा। वो अपन यहाँ पे दे देंगे, देखो लिख भी दिया अपन ने कि भैया 18% तुमको दे देंगे। मटीरियल ऑल्ट्रेशन को बच्चों समझा दिया कि क्या होता है, और इसमें आंसर में हमने ये समझा दिया कि चूंकि डेट मेंशन नहीं और आपने ऑन डिमांड लिख दिया, तो ये डेट ही मेंशन नहीं है तो मतलब चेंज का तो सवाल ही नहीं हुआ। तो ऑन डिमांड जो है वो कोई ऑल्ट्रेशन में नहीं आएगा, बिजनेस या इंस्ट्रूमेंट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो दोनों ही चीजें वैलिड होती है। हाँ
टाइम दिया होता और हम चेंज कर देते तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन होता, अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन को समझा करके फाइनल आंसर आपको यहाँ पे देना चाहिए। ये देखो पूरा लिटरल इंटरप्रिटेशन बच्चों इन्होंने यहाँ पे समझाया, आंसर को पढ़िएगा आप लोग। Normally, where the words of statute are themselves clear or unambiguous, then these words should be constituted in their natural and ordinary meaning, or it is not open to the court to adopt any hypothetical construction। कुछ और दिमाग नहीं लगाना है आपको, इसको लिटिल बोलते हैं, लिटिल नाम भी आ गया इसका हमारा, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि प्लेन वर्ड्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हमको ये चूज करना पड़ता है कि वाइडर टर्म में जाना है या नैरो टर्म में जाना है, और इन सच सिचुएशन नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो लॉ के पर्पस को फेल कर देगा, इसीलिए वाइडर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। देखो आप सेक्शन 102 इन्होंने समझाया है ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ भी है कि ब्रॉडर सेंस में आप जाओ तो वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है या किसी रिलेटिव का इंटरेस्ट है, अब सिस्टर है तो रिलेटिव के अंदर आ गई, फादर मदर डॉटर सन वो सब इसी में आ गए, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए बराबर। हालांकि ये बोर्ड मीटिंग है और वो 102 जो है वो कंपनीज एक्ट के जनरल मीटिंग्स के लिए बोला हुआ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे काम कर जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर लिखा है, ही ऑट टू हैव कंसीडर्ड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, देयरफॉर इवन दो ही वाज पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड ही शुड हैव डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, उसको करना पड़ेगा। और जो लोग बोथ ग्रुप ऑडिट करते हैं वो भी जानते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं तो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो ये उसी बेस पे आपका जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे बराबर। क्लियर? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर 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 करिएगा। नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं, आखिरी दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। स्टेट द पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड। सीधा बच्चे लोगों आपका सेक्शन 52 के हिसाब से आपको बता देना है कि क्या क्या डिस्क्लोज, क्या क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस आपको देके रखे हैं, बोनस शेयर इशू, बायबैक वाला और वो सब जो है, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट हो, 2 पार्ट में भी कर सकते हो। 133 में कवर नॉट कवर डायरेक्ट 5 पॉइंट लिख सकते हो, ध्यान में रखना। पता नहीं 6 नंबर का क्यों दिया, 5 नंबर का होना चाहिए था। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट, अरे ये तो क्वेश्चन आ चुका है, ये भी पुराना आरटीपी वाईटीपी का क्वेश्चन है, अभी अपनी क्लास में तो अभी नए बैच में नवंबर वाले में तो हमने अभी किया है थोड़े दिन पहले ही, और अपने क्वेश्चन बैंक में भी दे रखा है क्योंकि एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है पुराना, तो लगभग सारी फैकल्टीज की बुक में मिलेगा भाई, ये खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजन रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑफिस, सेक्शन नंबर 12 का पार्ट हो गया, ये 52 का पार्ट था। रजिस्टर्ड एग्जाम्पल भी वही है, थाने डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है और थाने से मुंबई। अब कई लोग, मुझे ये भी याद है क्लास में बच्चों ने मुझे कहा था सर हमको तो ये पता था कि थाने और दादर दोनों मुंबई के अंदर ही आते हैं, ठीक है, हमको तो आज तक यही पता था। बच्चों इन्होंने बोल दिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, है वही महाराष्ट्र, और आरओसी भी दोनों का सेम ही है। तो जब आरओसी सेम है, एक शहर से दूसरे शहर समझ लो ना आप लोग, तो सिर्फ एसआर पास करना होता है, तो इन्होंने भी एसआर पास किया, लेकिन आरडी के अप्रूवल नहीं ली, जरूरत भी नहीं है भाई, तो ये एब्सोल्युटली वैलिड है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, लिख दिया है थाने, लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट से आप दादर जा रहे हो जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बराबर, 2 अलग अलग शहर हो गए, लेकिन दोनों महाराष्ट्र में और दोनों का आरओसी जो है वो एक मुंबई ही है, तो इसलिए टेंशन मत लेना। वन सिटी टू अनदर सिटी, सेम स्टेट सेम आरओसी, सिर्फ एसआर पास करना होता है, इसलिए ये वैलिड है। रजिस्टर्ड ऑफिस सर्टेन प्लेस इन सिटी है और उसको लोकल लिमिट्स के अंदर उसी सिटी में आप और कहीं शिफ्ट कर रहे हो बोर्ड रिजोल्यूशन से, ये भी एब्सोल्युटली वैलिड है, तो दोनों ही वैलिड जाएंगे, एब्सोल्युटली सेक्शन 12 के हिसाब से आंसर जाएगा, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। येलो एंड पिंक हैड अ लॉन्ग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ लैंड फॉर विच अ लीगल सूट वाज पेंडिंग इन द कोर्ट। कोर्ट ने एक डेट फिक्स किया है 29/4 का, ये कोर्ट ने डेट जो है वो फिक्स करके दिया है, और विच वाज अनाउंस्ड टू बी हॉलीडे। ओके, ये तो जनरल क्लॉजेस का क्वेश्चन है भाई, हॉलीडे यहां पे डिक्लेयर हो गया है, तो क्या किया जाए भाई। आई थिंक सेक्शन नंबर 10 के अंदर है, एक बार सेक्शन चेक करिएगा। जिस दिन छुट्टी हो जाती है तो जो अगला हमारा वर्किंग डे होता है, उस अगले वर्किंग डे के ऊपर हम लोग इसको फाइल करेंगे, बट ऑब्वियस है विच वर द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, तो 29/4 को अगर छुट्टी है तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा होगा वो इसके अंदर वैलिड माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। आई थिंक सेक्शन 10 जनरल क्लॉजेस का क्वेश्चन होना चाहिए, नेक्स्ट वर्किंग डे अपने को आंसर में लिखना है डेफिनेशन के साथ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटरप्रिटेशन में नोट्स बुक देखिएगा, बहुत क्लियर कर दे रखा है आपको वहां पे। डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट, जहां डेफिनेशन होता है ना जिसमें सब्जेक्ट टू कुछ वर्ड लिखा हुआ रहता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, ये वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं, बहुत बार रेगुलर क्लासेस में भी हम आपको बता देंगे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, कि कहीं कुछ और दे रखा है तो उसको फॉलो करते हुए आप फिलहाल ये फॉलो करें, वो पूरा एक पार्ट दे रखा है पैराग्राफ। सेम वही चीज है, कई सारी डेफिनेशन एम्बिगियस डेफिनेशन होती है जिसमें उनका मीनिंग क्लेरिफाई नहीं होता, और ऐसी डेफिनेशन आइसोलेशन में नहीं पढ़ी जाती, किसी और के साथ पढ़ी जाती है, वो पूरा पैरा अपने को एज इट इज आंसर में दे देना चाहिए।
चलिए तो आपको एक बार इसके आंसर्स दिखा दूं, फिर एकदम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बहुत धड़ाधड़ पहुंच गए बच्चों, एकदम सुपर फास्ट स्पीड के अंदर। ये देखिए, ये इन्होंने दे दिया भाई, किधर गया यार, किधर गया, आंसर्स के ऊपर आ जाओ भाई, आंसर्स पे आ जाओ, आप हमको एमटीपी के सॉल्यूशंस पे ले जाओ। अरे खाली हो गया ये तो, ये रहा। हाँ जी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस बच्चे लोगों आपको पता ही है, 5 यूजेस मैंने बोले थे, 2 पार्ट में करके लिखना हो तो वो लिखना, नहीं तो डायरेक्ट आगे। रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 12, और सेक्शन 12 के हिसाब से पहला वाला एब्सोल्युटली वैलिड है, कोई आरडी का अप्रूवल नहीं चाहिए। सेकंड वाला भी वैलिड है क्योंकि लोकल लिमिट्स के अंदर किया है तो टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे सेक्शन 10 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, आपको मैंने बोल ही दिया था सेक्शन 10 के हिसाब से है, और नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा आंसर जाने वाला है। ये देखिए, नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा वो हमारा वैलिड होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लास्ट वाले पे पहुंचते हैं, डी वाला जो हमारा पोर्शन दे रखा है, 2 पार्ट मैंने आपको बोला था एज इट इज देके रखे हुए हैं, तो यूं क्यों हमारे काम आ जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर क्लियर, एकदम सिंपल सी बात हो गई, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चलिए जी, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विद व्यू टू ट्रांजैक्ट सम अर्जेंट बिजनेस, रतन रिम्पी रत्नेश 3 डायरेक्टर ऑफ शिल्पकार कंस्ट्रक्शन आर डिजायर टू कॉलिंग अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, शॉर्टर नोटिस देना चाहते हैं 21 क्लियर डेज का। कौन सी मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं भाई, ये जनरल मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं। ओके, द 4th डायरेक्टर नीलेश इज ऑफ द ओपिनियन दैट एक्शन जो है वो अट्रैक्ट पेनल्टी अट्रैक्ट कर लेगा, आप शॉर्टर नोटिस पे नहीं बुला सकते हो। पेड अप शेयर कैपिटल 30 करोड़ की है, तो 3 करोड़ शेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। कीपिंग इन द व्यू ऑफ एप्लीकेबल प्रोविजन, आप लोग को बताना है कि इसमें क्या हो सकता है बच्चे लोगों। सेक्शन 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग है तो 95%, अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग है तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं, और 95% का शेयर कैपिटल अगर आपके पास में है, उतने लोग अगर एग्री कर रहे हैं, उनका प्रायर कंसेंट अगर आप रिटर्न में कैसे ले लेते हो, तो आप बिल्कुल ये मीटिंग को बुला सकते हो। ये अपने को आंसर में लिख देना चाहिए, तो सीधा सीधा 101 का हमारा आंसर जो है वो इसके अंदर जाने वाला है। ठीक है, सेकंड पे लिखा है, एन्यूमरेट द अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, अमाउंट विच रिसीव बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा पैसा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है लेकिन वो डिपॉजिट में काउंट नहीं होता है बच्चों। डिपॉजिट के जो इतने सारे रूल्स पढ़े आपने 21C के अंदर है ना, उसमें जो 12 नंबर पे आपको दे रखा है, उसमें आई थिंक 6 या 7 पॉइंट आपको दे रखे, उनमें से कोई भी 3 लिखने को बोले, उसका हेडिंग यही है कि रिसीव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। वो पॉइंट्स आपने इसके अंदर आने वाले, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे पैसा आया और वो वाले अभी देख भी लेंगे, वो आने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको एजेंट और प्रिंसिपल का मीनिंग पूछ लिया, भाई क्या बात है, एजेंट और प्रिंसिपल का मीनिंग पूछ लिया सीधे ही। और हु कैन अपॉइंट एजेंट, एजेंट को अपॉइंट कौन कर सकता है 183 में, जो कैपेबल पर्सन हो, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता हुआ, सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा। एकदम आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए भाई। Income Tax Act 1961 provide that gratuity paid by the government to its employee is fully exempt from the tax. Income Tax Act में लिखा हुआ है, you are required to explain the scope of the government का definition बताना है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 3 क्लॉज 23 में दे रखा है। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड होगी, और आपको क्लेरिफाई करना है कि ये एग्जम्पशन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी मिलेगा क्या। तो जब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट कि जो एम्प्लॉइज होंगे उनको एग्जम्पशन है, और वहां जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों ही होता है, तो बकायदा एग्जम्पशन इनके लिए भी अवेलेबल होगा। ये अपने को फाइनली आंसर में लिख देना चाहिए, और ये मैं आपको देखिए यहां से फटाफट से बता भी देता हूं। ये देखिएगा 5A वाला पोर्शन पूरा 101, ये देखिए पूरा आ गया। मेच्योरिटी इन द नंबर होना चाहिए, और जिनके बाद 95% का कैपिटल हो वो एग्री करें। शेयर कैपिटल नहीं हो तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इतना अगर आपने इनका कंसेंट ले लिया है रिटर्न में या कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो आप शॉर्टर नोटिस पे वैलिडली मीटिंग को बुला सकते हैं, ऐसा आंसर देना पड़ेगा। और ये देखो डिपॉजिट वाला पॉइंट 21C का 12 मैंने आपको कहा था ना, तो इसमें कितने पॉइंट है देखो टोटल, आई थिंक यहां तो सारे दे रखे होंगे इन्होंने ना, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है, 6-7 कहा 7 पॉइंट थे, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप लोगों को वहां पे लिख देने हैं। एग्जैक्टली आपको दे रखे हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे। सप्लाई पे जो एडवांस आया, सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह से जो आपके पास पैसा आता है, कई बार एडवांस पैसा आ जाता है, वो सब में से कोई भी 3 पॉइंट अपने को लिखना है। सी पॉइंट बच्चों एजेंट और प्रिंसिपल का मीनिंग समझा दिया, और कौन अपॉइंट कर सकता है 183 के अंदर, जो मेजोरिटी अटेंड कर चुका हो, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, वही हो गया, साउंड माइंड का वो कर सकता है।
और लास्ट क्वेश्चन 323, ये देखिए, गवर्नमेंट का मतलब इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, तो इसीलिए दोनों इसमें इंक्लूड है। और जब इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है तो बट ऑब्वियस है दोनों इंक्लूड होंगे, और ये ग्रेजुटी के जो बेनिफिट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी वहां पे मिलने वाले हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत फटाफट के अंदर, मेरे ख्याल से भी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, तो धड़ाधड़ हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस फटाफट कर लिए हैं। तो होप सो कि एकदम जब आप रिवीजन मोड में होंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों की बहुत काम आने वाली है। कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने बताए बहुत जोरदार है, उनको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे ही की साइट पे दोनों पेपर्स आप लोगों को, पेपर और उसका सॉल्यूशन दोनों ही मिल जाएंगे। तो जैसे ही सेकंड पार्ट आता है आपके लिए मैं लेकर के आ जाऊंगा एमटीपी का सॉल्यूशन नंबर 2। तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।